मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी में अगर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जिक्र ना किया जाए तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। और जब भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जिक्र आता है तो सबसे ऊपर एक ही नाम आता है दया नायक का। अब आप खुद ही सोचिए, अगर दया नायक किसी शार्प शूटर के बारे में बोल दे कि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और उस व्यक्ति से मुझे जान का खतरा है, तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना ज्यादा खतरनाक होगा। समय के रहते उसका एनकाउंटर हो गया, वरना दया नायक की जिंदगी खतरे में बनी रहती। लेकिन फिर उसी व्यक्ति की मौत का बदला लेने के लिए उसका छोटा भाई मुंबई आया, जिसका नाम था आरिफ कालिया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आरिफ कालिया की पूरी कहानी। क्या आप यकीन करेंगे कि जैसे फिंगरप्रिंट किसी व्यक्ति की पहचान होते हैं, किसी की हैंडराइटिंग उसका पता बता देती है, इसी तरीके से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कुछ ऐसे भी क्रिमिनल हुए जिनके क्राइम करने का तरीका पुलिस को ये संकेत देता है कि ये जुर्म उसी ने किया है। और ऐसा ही एक क्रिमिनल था सादिक कालिया, एक लंबा और मजबूत बदन वाला तगड़ा सा आदमी। इसके बारे में कहा जाता था कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। वो जब भी अपने शिकार को गोली मारता तो सीधे आंखों के बीच में 1 सेंटीमीटर ऊपर गोली मारता था, और यही उसके हत्या करने का तरीका था। पुलिस जब भी किसी ऐसी डेड बॉडी को इन्वेस्टिगेट करती जिसमें मरने वाले के माथे पर गोली लगी हो और उसके मुजरिम के बारे में पता न चले, पुलिस को स्पष्ट रूप से किसी मुजरिम का क्लू नहीं मिलता, तो फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचती कि ये जुर्म सादिक कालिया ने ही किया होगा। ये हत्या सादिक कालिया के मर्डर करने के तरीके से मिलती जुलती है। सादिक कालिया एक लंबे कद का मजबूत बदन वाला व्यक्ति था। अपनी लंबाई का फायदा उठाकर जब भी वो किसी पर निशाना साधता तो गोली उसके माथे के ठीक बीचों बीच लगती। सादिक कालिया इतना खतरनाक था कि उसके बारे में दया नायक जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने भी कहा था कि सादिक कालिया ने दया नायक से कहा कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। 12 दिसंबर साल 1997 का दिन सादिक कालिया की जिंदगी का ये आखिरी दिन हो गया। उस दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया वो और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। दादर के फूल बाजार में दया नायक की टीम ने सादिक कालिया को मौत की नींद सुला दिया। इस गोलाबारी में एक गोली दया नायक को भी लगी और उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। लगभग 27 दिन तक वो अस्पताल में रहा, तब जाकर उसकी जान बची। आगे चलकर प्रदीप शर्मा और दया नायक ने शेखर गुप्ता को दिए एक इंटरव्यू में इस पूरे इंसिडेंट के बारे में भी बात की, और उन्होंने कहा कि सादिक कालिया ने उन्हें फोन करके धमकी दी थी। वो एक खतरनाक किस्म का क्रिमिनल था जिसका निशाना कभी नहीं छूटता था, और उसने मुझे धमकी दी जिसको वो कभी भी सच कर सकता था। अगर उस समय उसे पकड़कर एनकाउंटर ना किया जाता तो वो कभी भी हमारी जान ले सकता था। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक और प्रदीप शर्मा जैसे पुलिस ऑफिसर्स के लिए डर की वजह बना सादिक कालिया तो फाइनली न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन उसका एक भाई भी था जो सऊदी अरब पुलिस के साथ मिलकर काम करता था। वो बेसिकली सऊदी अरब में ही रहता था और फोर्सेस के साथ रहकर काम करता था। सऊदी अरब की ये पुलिस फोर्स ठीक वैसी है जैसे हमारे यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो कि जरूरत पड़ने पर पुलिस की तरह ही डिप्लॉय होती है और उसी की तरह से काम करती है। सऊदी अरब में रहकर आरिफ कालिया भी इसी तरह की पुलिस फोर्स में काम करता था। वहीं उसने पुलिस की ट्रेनिंग भी ली, हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग ली। मुंबई में अग्निपाड़ा की खान बिल्डिंग में सादिक कालिया की फैमिली रहती थी। पुलिस स्टेशन के नजदीक झूला मैदान होता है। इस मैदान को जहां एक तरफ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले क्लब इस्तेमाल करते थे, वहीं दूसरी तरफ शाम होते ही ये जगह नशाखोरों का अड्डा बन जाती। इसी जगह पर काला पानी नाम की एक और जगह थी जो असामाजिक तत्वों के उठने बैठने, चाय पीने और मंडली जमाकर टाइम पास करने के लिए फेमस थी। यही जगह ड्रग का एक ऐसा अड्डा भी था जहां खुद हाजी मस्तान अपने लिए ड्रग की डोज लेने के लिए आता था। आपको बता दें कि ये इलाका अग्निपाड़ा पुलिस स्टेशन के पीछे वाला एरिया था। इधर जहां आरिफ कालिया को अपने भाई के एनकाउंटर की खबर लगी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि मैं अब अपने भाई की मौत का बदला मुंबई पुलिस से लूंगा, और इसके लिए उसने डिसाइड किया कि अब वो सऊदी अरब में पुलिस की नौकरी छोड़कर वो मुंबई जाएगा। मगर मुंबई आने से पहले उसने दुबई में मौजूद डी कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश किए और उनसे कहा कि मैं अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए मुंबई जाना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। फाइनली डी कंपनी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आरिफ ने दुबई पुलिस डिपार्टमेंट से अपने पैसे का हिसाब किताब किया, वहां इस्तीफा दिया और इस पूरे काम में उसको 20 से 21 दिन का टाइम लगा। इसके बाद जनवरी 1998 में वो अपने पूरे सामान के साथ मुंबई आ गया। यहाँ आने के बाद जब अपनी फैमिली से मिला तो उसकी फैमिली काफी खुश हुई, लेकिन इसके परिवार वालों ने जब इसके इरादे को जाना तो वो काफी दुखी हो गए।
क्योंकि उनका एक बेटा तो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका दूसरा बेटा भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कदम रखे। लेकिन आरिफ ने अपनी जिद के चलते अपने परिवार वालों की बात को किनारे कर दिया। आगे चलकर वो छोटा शकील के साथ मिल गया और उनके इशारों पर काम करने लगा। आरिफ कालिया की ये कहानी दोस्तों हम आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन जिन नए व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो वो बिना किसी रुकावट के देख सके। डी कंपनी के लिए काम करते हुए आरिफ ने जनवरी 1998 से लेकर अक्टूबर साल 1998 के बीच 14 हत्याएं की। उसने ये 14 हत्याएं काफी डेयरिंग के साथ की। इनमें एक चर्चित हत्याकांड था कस्टम ऑफिसर फारूक बटाटावाला का। फारूक बटाटावाला का ग्राउंड नेटवर्क काफी तगड़ा था। उसके पास अंडरवर्ल्ड और उससे जुड़े लोगों के साथ साथ तस्करी और दूसरे क्राइम के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन थी। अपने इसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वजह से ही वो दाऊद गैंग, गवली गैंग, वरदाराजन की गैंग, पठान गैंग, हाजी मस्तान की गैंग, इन तमाम गैंग के अंदर की बात को भी वो अच्छी तरह से जानता था। खबरियों का नेटवर्क के मामले में फारूक बटाटावाला का पहले जो नाम आता था वो दया शंकर का था। वो भी कस्टम डिपार्टमेंट में ही काम करता था। खबरों को हासिल करने के लिए उनका नेटवर्क जबरदस्त था। इन दोनों कस्टम ऑफिसर्स ने साल 1993 के ब्लास्ट में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को अपने इंफॉर्मेशनल नेटवर्क को यूज करके काफी इंपॉर्टेंट और सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी थी, जिसे ब्लास्ट के इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने में और इस कॉन्स्पिरेसी को दुनिया के सामने लाने में बहुत मदद भी मिली। आगे चलकर फारूक बटाटावाला की शमीम तूफानी और हुसैन उस्तरा जैसे लोगों से पटने लगी और आपको बता दें कि ये वो लोग थे जिनकी दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ जबरदस्त दुश्मनी चलती थी। दाऊद के अगेंस्ट ये वही लोग थे जिन्होंने साल 1993 के ब्लास्ट की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन फारूक बटाटावाला को दी। इसी समय डोगरी इलाके में फारूक बटाटावाला का एक खान नाम के लड़के से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर फारूक बटाटावाला ने उस लड़के को गोली मार दी। इस गोली कांड का नतीजा ये हुआ कि डी कंपनी अब किसी भी कीमत पर फारूक बटाटावाला का गेम बजाना चाहती थी और उसने इसके लिए आरिफ कालिया को ऑर्डर दे दिया कि फारूक बटाटावाला का काम तमाम कर दो। आरिफ कालिया के साथ सगीर शेख रहता था। वो मोटरसाइकिल चलाता था और आरफ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठता था। वो अपने टारगेट का काम तमाम करके मोटरसाइकिल पर बैठकर दूर निकल जाता था। फारूक बटाटावाला मुंबई के भिंडी बाजार में रहता था। आरिफ कालिया ने अपने एक साथी के साथ दिन दहाड़े बटाटावाला की बीवी के सामने ही उसे मौत की घाट उतार दिया। और उन गवली गैंग का खास आदमी था महात्रे, जो ढाबोल करके जगह पर काम कर रहा था। इसका भी काम तमाम आरिफ कालिया ने ही किया। उसने कुशल राज जैन को मुंबई के माहिम में मौत की घाट उतारा, जो प्रदीप शर्मा का फाइनेंसर था। तो जेल जाने और जेल से आने के बाद आरिफ कालिया पर कुल 17 हत्याएं करने के आरोप लगे। इनमें अग्निपाड़ा के प्रोक्लेन इलाके में रहने वाला गामा ब्रदर्स की भी हत्याएं शामिल थी। आपको बता दें कि ये गामा ब्रदर्स 7 भाई थे। अरुण गवली गैंग के हफ्ता कलेक्शन का काम यही करते थे। इनका उस इलाके में काफी दबदबा भी था। इनमें से 2 को आरिफ के भाई सादिक कालिया ने मारा था। इसके बाद इस गैंग के 3 भाइयों को आरिफ कालिया ने मार दिया। गामा ब्रदर्स ने आरिफ के पास ये संदेश भिजवाया कि हम आपसे मांडवली यानी कि समझौता करना चाहते हैं। आप हमारे हेडक्वार्टर पर आ जाइए। शर्त यह है कि बिना हथियार के हम सभी एक दूसरे से मिलेंगे। आरिफ की ये डेयरिंग ही थी कि वो बिना किसी हथियार के अकेला गामा ब्रदर्स के हेडक्वार्टर्स पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर गामा ब्रदर्स ने चाल चली, और वो ये कि वो खुद तो हथियार लेकर नहीं गए, पर उन्होंने एक भाड़े के आदमी को पैसे दे दिए और उसको ये कहा कि कमरे के अंदर जो व्यक्ति बैठा है उसे गोली मारनी है। वो व्यक्ति आरिफ को जानता था और उसकी रिस्पेक्ट भी करता था। उसने आरिफ को बताया कि यहाँ आपको समझौता के लिए नहीं बल्कि आपका गेम बजाने के लिए बुलाया जा रहा है। आप बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करके पीछे के दरवाजे से भाग जाइए। इस बात को सुनने के बाद आरिफ ने ऐसा ही किया और उसकी जान बच गई। आगे चलकर जब आरिफ कालिया लगातार 17 हत्याएं कर चुका था, तब उसे ये लगा कि वो तो अपने भाई का बदला लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ उलझ गया। तब उसने ओपन चैलेंज किया कि वो दया नायक और प्रदीप शर्मा दोनों को ही गोली मार देगा। उसके इस चैलेंज को पुलिस डिपार्टमेंट ने इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने दया नायक और प्रदीप शर्मा को स्पेशल सिक्योरिटी दे दी। मुंबई पुलिस की हिस्ट्री में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को केवल इसलिए सिक्योरिटी दी गई कि उन्हें किसी क्रिमिनल ने मारने की थ्रेट दी। उस समय में मुंबई पुलिस के इन दोनों सब इंस्पेक्टर्स को वाई कैटेगरी की सुविधा दी गई थी। और इतना ही नहीं, खुद प्रदीप शर्मा और दया नायक दोनों ही रातों की नींद उड़ गई। उन्हें सोते समय भी इस बात का डर लगता था कि न जाने कब कहां से आरिफ आ जाए और उन्हें गोली मार दे। जितनी सरगर्मी से पुलिस डिपार्टमेंट आरिफ कालिया को ढूंढ रहा था, उससे भी ज्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल करके दया नायक और प्रदीप शर्मा आरिफ को ढूंढ रहे थे।
क्योंकि उनको अपनी जान की पड़ी थी। लेकिन आपको बता दें कि इन सब से भी ज्यादा एफर्ट लगाकर आरिफ खुद को बचाता हुआ फिर रहा था। फाइनली उसको ये समझ में आ गया कि अब इस तरह भागती हुई जिंदगी का कोई फायदा नहीं। उसका भाई जो चला गया अब वापस नहीं आएगा, इसीलिए बदले की भावना को छोड़ देना चाहिए। वो कब तक भागता रहेगा? अब वो ये सब छोड़कर सरेंडर कर देगा और उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने के बारे में सोचा और पुलिस के कुछ कॉमन सोर्सेज के जरिए ये बात जब पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस वालों ने उसे अंधेरे स्टेशन के नजदीक मौजूद मैकडॉनल्ड के आउटलेट में मीटिंग फिक्स करने के लिए बुलाया। उसे इस बात की हिदायत दे दी गई कि यदि तुम सरेंडर करोगे तो तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। आरिफ पुलिस की बात मानकर बिना किसी हथियार के ही वहां चला गया। पुलिस वालों ने वहीं नजदीक मौजूद एक कब्रिस्तान में आरिफ के पिता को भी बुलाया। उनको ये बताया कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना चाहता है, पर वो खुल के सामने नहीं आ सकता। इस बीच पुलिस वाले आरिफ से पूछताछ कर रहे थे, उससे और इंटरनल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस वालों के रवैये और बातचीत से आरिफ को इस बात का एहसास हो गया कि पुलिस उसे सरेंडर करने नहीं देगी, बल्कि उसका एनकाउंटर करेगी। अब आरिफ सरेंडर करने के बजाय वहां से किसी तरह बचकर भागने का विचार कर रहा था। यह उसकी अच्छी किस्मत थी कि इसी समय अंधेरा हो गया और उसी समय हवा का एक तेज बवंडर इस इलाके में आया। वो खुला मैदान था और हवा के तेज बवंडर की वजह से सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब बवंडर शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि आरिफ वहां से गायब हो गया। चंद सेकंड का फायदा उठाकर आरिफ मौत से बचकर जिंदगी की बाहों में चला गया। उस समय के दो एक्सपर्ट और खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे और प्रफुल्ल भोसले के हाथों के तोते उड़ गए क्योंकि टारगेट उनके निशाने से गायब हो गया। इधर आरिफ ने अब डिसाइड कर लिया कि वो अब कभी भी पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करेगा। वो वहां से भागकर मुंब्रा आ गया और वहां तबलीगी जमात उसने ज्वाइन कर ली। ये बेसिकली इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाले उन लोगों का ग्रुप होता है जो लोगों के बीच जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उन लोगों में से 18 लोगों का जत्था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जा रहा था। आरिफ इन लोगों के साथ हो लिया। उसे लगा कि अब उसका टाइम आराम से कट जाएगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लीक होकर मुंबई पुलिस के पास पहुंच गई। मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश की गोंडा पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद अग्निपाड़ा पुलिस स्टेशन से उन लोगों को अपने साथ लिया जो आरिफ को बाय फेस पहचानते थे। इस तरह दो स्टेट की पुलिस के आपसी कोऑर्डिनेशन के बाद दिसंबर 1988 को पुलिस की पूरी टीम गोंडा जिले की उस मस्जिद में पहुंची जहां ये सभी लोग ठहरे थे और धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। पुलिस ने सभी की पहचान की और उनमें से आरिफ कालिया को पहचान कर उसे अरेस्ट कर लिया और मुंबई ले आए। उसको मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया। लगभग 3 साल बाद आरिफ की जमानत हुई। जमानत पर बाहर आने के बाद आरिफ जुर्म की दुनिया को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन डी कंपनी ने उससे संपर्क किया और उसे एक पत्रकार की हत्या करने के लिए सुपारी दी। पत्रकार ने अपने अखबार में छोटा शकील के खिलाफ कुछ छाप दिया था, जिसके बदले में डी कंपनी उसे मरवाना चाहती थी। लेकिन डी कंपनी का ये सीक्रेट प्लान किसी तरह पत्रकार को पता लग गया और उसने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। एक बार फिर पुलिस और क्राइम ब्रांच आरिफ कालिया को ढूंढने में लग गई। उस समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रफुल्ल भोसले को एक बार यह खबर लगी कि बबई नाम का एक व्यक्ति है जो आरिफ कालिया को उसकी जरूरत का सामान और हथियार की सप्लाई करता है। आरिफ उस समय अंबरनाथ में छुपकर बैठा था। पुलिस ने आरिफ के उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उसको इंटेरोगेट किया और उससे आरिफ के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। इसके बाद रात के लगभग 3 बजे अंबरनाथ के झोपड़पट्टी इलाके से आरिफ को गिरफ्तार करके थाने लेकर आए। उसके साथ मारपीट की, टॉर्चर किया और उसके बाद वो जिस पत्रकार को मारना चाहता था उसके घर के पास ही उसका एनकाउंटर शो किया गया, ताकि पुलिस ये कहानी बता सके कि आरिफ पत्रकार को मारने के लिए आया था और पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और गोलीबारी में वो मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरिफ की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जिससे लोगों में यह सवाल उठने लगा कि जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई हो, भला वो व्यक्ति किस तरह खड़ा हो सकता है और किसी दूसरे को मारने की कोशिश करेगा। कई बार पुलिस पर भी फेक एनकाउंटर करने के आरोप लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आरिफ कालिया की पूरी कहानी। फाइनली आरिफ की पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों में मैसेज भी गया कि पुलिस ने ही फेक एनकाउंटर में आरिफ को मारा। इस बात में कोई शक नहीं कि पुलिस मुजरिमों को अपनी जान पर खेलकर पकड़ती है। आगे चलकर वो अदालत से जमानत पर बाहर आ जाते हैं या फिर निर्दोष साबित होकर छूट जाते हैं। गवाह उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते। इन तमाम मजबूरी के चलते पुलिस किसी क्रिमिनल के बारे में ये डिसाइड कर लेती है कि अब इसे गिरफ्तार न करके इसका एनकाउंटर कर दिया जाए। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।